हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, दो सीरीज हम रेगुलर कर चुके हैं, एक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और एक इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स की जो सीरीज थी उसे एक बार होल्ड पे रखा गया था क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ, तो थोड़ा रिफाइनमेंट करके उसको भी क्या है वापस रीशेड्यूल किया जा रहा है। क्या है? और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। क्या है? ज्योग्राफी का सेक्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्या है आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री को हम इस तरह से कवर नहीं करेंगे, हिस्ट्री आपको क्या है नोट्स फॉर्म में मिल जाएगी तो आप कर सकते हैं। और साथ के साथ क्या है आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो अब वो भी आप क्या है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या तो जैसे ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ क्या है कि जो आप पढ़ रहे थे पहले से, क्या है जो आप पहले से पढ़ रहे थे उनको क्या है कि जो इम्प्लिसिट था, मतलब अंतर नहीं था कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो उन्होंने क्या किया स्पेसिफाई कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां से क्वेश्चन आ गया तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, या जो चीज हटाई गई है वो आपको नहीं करनी है, या क्योंकि वो चीज क्या है कहीं और आपके लिए यूटिलाइज हो रही है। क्या यूटिलाइज हो रही है? तो पहले सबसे पहले क्या हम सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी का हल्का सा सिलेबस देख लेते हैं कि भाई क्या क्या सिलेबस में चेंज किया गया, या क्या कोई नया एडिशन किया गया, या कोई डिलीशन किया गया है या नहीं किया गया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है, कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पूरी तरीके से क्या है ये वीडियोस इंग्लिश मीडियम के लिए भी फायदेमंद रहें, यूजफुल रहें। इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही हैं, और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या यूजफुल रहें ये वीडियोस। कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई वर्ड मिस हो जाता है, कोई इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन आपको नहीं मिल पा रहा है वीडियो के अंदर, ठीक है, तो उसको अगर आपको दिक्कत आ रही है और क्या आ रहा है तो आप उसको क्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई ये वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा उस पर क्या है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको इस चीज में दिक्कत आ रही है, ये इसका वर्ड के ट्रांसलेशन या ये लाइन आपको समझ में नहीं आई है, तो वो उसका क्या है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको ये लगेगा कि ठीक है हम थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, यूजफुल दोनों के लिए है। और आज की तारीख में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी ऐसे नहीं है प्योरली कि जो इंग्लिश को ना समझ पाए, क्या है इंग्लिश को ना समझ पाए, तो उनके लिए उनको भी क्या है इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत क्या है बुक्स को पढ़ना पड़ता है और करना पड़ता है। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग सिलेबसेस आपको दिए गए हैं और सिलेबस आपको दे दिए गए हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास में क्या ये सोचने का वक्त नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, या नोटिफिकेशन के बाद आपको 3 महीने मिलेंगे या 1 महीना मिलेगा या 2 महीना मिलेगा। ठीक है, अब क्रिस्टल क्लियर है कि एग्जाम जो हो रहा है वो आपका मई में ही हो रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है अपने नोटिफिकेशन, अपना जो इतना बड़ा उन्होंने पैम्फलेट दिया। ठीक है, और आरपीएससी चेयरमैन ने भी क्या है एक तरह से क्लियर कर दिया है कि आपका जो 1 महीने 15 20 25 दिन या 1 महीने आपके नोटिफिकेशन में लगेंगे और एग्जाम आपका मई के अंदर ही हो रहा है। मींस क्लैरिटी है कि एग्जाम हो रहा है आपके पास में। तो अब आप उसके बाद ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें नोटिफिकेशन के बाद टाइम चाहिए या और चाहिए। अभी भी आप स्ट्रेटेजी में लगे पड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि भी कौन सी एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें एग्जाम हो सकता है और हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर मे फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप टाइम के पीछे भागेंगे या ठीक है जून में हो रहा है जुलाई में हो रहा है और तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप क्या पिछड़ जाएंगे, और स्वाभाविक मानिए कि इस बार का आरएस आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर कट गारंटी है कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा एग्जाम कब होगा, तो आपके इस बार आपके हाथ से आरएस बिल्कुल निकल चुका है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहां बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। ठीक है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस मोटे तौर पे क्या है उसी तरह का सिलेबस आपको दिया गया है जो पहले था। ठीक है, अब की बार क्या है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स डाल दी हैं जो आप पहले भी क्या कर रहे थे पढ़ रहे थे, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहली टर्म तो उन्होंने ये डाली है कि जो आपके पास ये टर्म आ रही है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जिसे हम कह रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, ये आपको पढ़ना है। आप पहले भी इसे पढ़ रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे थे। तो इसके सिलेबस में क्या आ रहा है फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब अर्थ जो है वो दिखाई कैसे देती है आपको, क्या है अर्थ जो है वो दिखाई कैसे देती है। डेजर्ट है, माउंटेन है, पठार है, प्लेटू है, रिवर्स है, लेक्स है, ओशियंस हैं, क्या है, तो वो सारी चीजें क्या है किस में आती है फिजिकल एस्पेक्ट्स में, यानी भौतिक जो भारी तौर पर अर्थ दिखाई दे रही है वो कैसी है। फिर ये पार्ट इसी का है,
मेजर रिवर्स एंड लेक्स क्या है, इसी का पार्ट है, लेकिन इन्होंने क्या है अलग से दे दिया। क्या कर दिया, अलग से दे दिया उन्होंने। और ये मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं होता। ये पहले भी था आपके पास एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि किस तरह का है, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, किस तरह की कृषि है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही क्या आपके पास आ जाता है, यानी वितरण कैसा है, कृषि का जो वितरण है वो किस तरह का है। फिर ये एज इट इज आपके कोर्स में पहले भी था, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, यानी विश्व में जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां पर एक स्पेसिफिक उद्योग क्या है पनपता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री क्या है ग्रो करती है किसी भी कारण से, ठीक है, वो चाहे वहां रॉ मटेरियल हो, चाहे वहां इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वहां क्या है इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो, कुछ भी हो, तो उस वजह से क्या है वहीं पर ही क्या इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इंडस्ट्रीज क्या है, उद्योग कौन कौन से हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर आगे का सिलेबस आ जाता है आपके पास में, ये इन्होंने एक नया जोड़ा है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, लेकिन अगर मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये भी क्या है आप पढ़ रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, एयर का ट्रांसपोर्ट मतलब ये है कि परिवहन, यानी सड़कों का परिवहन कैसा है, रेलवे का परिवहन कैसा है, और एयर का परिवहन कैसा है, वायु परिवहन कैसा है। और जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि सी भी आ जाता है आपके पास, ठीक है, सी का परिवहन कैसा है, यानी समुद्री परिवहन कैसा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एज इट इज आपके कोर्स में पहले भी था, एनवायरमेंटल इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, डिफॉरेस्टेशन यानी जो वो फॉरेस्ट को हटा रहे हैं आप, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये तो आपके चलता रहता है और चलता ही रहेगा, कोई वो नहीं है कि ये तो इश्यूज हैं ही। और ये क्या है सारा का सारा ध्यान रखिएगा आपका करंट में आए, ठीक है, तो करंट के अंदर जब आपको ये चीजें पढ़नी ही है, ठीक है, तो आपको पिछली बार भी पढ़नी थी और अभी भी क्या है आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मेंस के सिलेबस की, ठीक है, तो मेंस का सिलेबस मोटे तौर पे यहां अगर आप देखेंगे तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ आप पहले भी पढ़ रहे थे, प्रीलिम्स में भी ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस प्रीलिम्स में नहीं लिखा है तो आपको पढ़ना नहीं है, क्लियर है, क्या मेंस, क्योंकि वो सिलेबस मेंस में इसलिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है इनके अंदर से, ध्यान रखिए। वो यार अपीएससी आपको ये नहीं वो मौका देगी कि कहने के लिए ठीक है ये आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, तो आप सिलेबस सिर्फ एक इंडिकेटिव होता है, क्या होता है इंडिकेटिव होता है, उस हिसाब से काम करना होता है। जब आपको कह दिया गया 10th लेवल तक की एनसीईआरटी है, 12th लेवल तक की जो एनसीईआरटीज हैं वहां से चीजें आ रही हैं, तो ये चीजें वहां अवेलेबल रहती हैं, वो उसमें कवर होती हैं, ठीक है। ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हम प्रीलिम्स में भी देख चुके हैं, प्रीलिम्स में भी आपके पास में सिलेबस है, ठीक है, यहाँ ज्योलॉजिकल टाइम स्केल्स। अब ये अर्थक्वेक, वॉल्केनोस आपके पास पहले भी इसी तरह से था, अब भी इसी तरह से क्या है दिया गया। अब जो नई चीज आती है वो आती है आपके पास में क्लाइमेट का जो एक पार्ट आता है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जो पार्ट आ जाता है वो क्या उसका पार्ट एक आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है आपके पास में इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब धरती पर जो विकिरण आ रहा है सूर्य से उसको हम इंसोलेशन कह रहे हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायु परिसंचरण, ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण, यानी वायुमंडल में जो परिसंचरण हो रहा है, चाहे वो एयर का हो रहा है या किसी भी चीज का हो रहा है, वो परिसंचरण या सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, एयर का, हीट का, एनर्जी का, वॉट एवर इट इज, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्षण, ठीक है, यानी कोई भी, ठीक है, वाटर यानी पानी, जल जो है वो किसी भी अवस्था में यदि धरती पर तक पहुंचता है, ध्यान रखिएगा धरती तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, अगर धरती तक पहुंचता है तो उसे हम क्या है प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अगर वो एटमॉस्फेयर में रुक जाए या एटमॉस्फेयर में फंस जाए तो उसे हम प्रेसिपिटेशन नहीं कहेंगे। जैसे बादल का बनना है तो प्रेसिपिटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन का मतलब अर्थ तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये आप पहले नहीं पढ़ रहे थे, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, अभी भी आप पढ़ रहे हैं इसे, और अब इनको उन्होंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर, स्पेसिफाई कर दिया है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अब 5 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो 5 और 10 नंबर वाले जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। 2 मार्क्स वाली तैयारी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे और मेंस में भी आपको करना है। यहां पर एक चीज इन्होंने हटाई है, वो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज,
ठीक है, भू राजनीतिक मुद्दे, इसको हम कहते हैं भू राजनीतिक मुद्दे। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहां से इन्होंने हटा दिया है, मान लीजिए, ठीक है, यहां से इन्होंने रिमूव किया है या काट दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये आईआर जब भी आप करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ जाती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में और खास करके करंट अफेयर्स में ये आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में से हटा दिया है तो आप ये कह देंगे ठीक है ये तो कोर्स में ही नहीं है, तो ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। यहां नहीं मेंशन किया हुआ, यहां से हटाकर स्पेसिफाई है कि वहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये काम पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आपको वो पढ़ना है, अगर यहाँ कुछ हटाना नहीं हटाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हटाने से भी क्या है आपके कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, हम इन चीजों को स्टडी करेंगे जो आपके पास नई जोड़ी गई है, क्या है? जो नया ऐड किया गया है, हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा स्टडी करना शुरू करते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ वीडियोस कुछ दिनों तक क्या है, हम थोड़ा स्लो रहेंगे, हफ्ते 10 दिन तक, और उसके बाद क्या है थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करेंगे ताकि आप अकस्टम्ड हो जाएं और पर आप काम करना शुरू कर दें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन जो ये पार्ट हमारे पास में है, क्लाइमेट का पार्ट है, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसोलेशन की। सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं हम, इंसोलेशन की। ठीक है, इंसोलेशन की हम क्या बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इंसोलेशन वर्ड का मतलब क्या है, इंसोलेशन का मतलब है होता है, इसको हम सूर्य ताप भी बोल रहे हैं। ठीक है, सूर्यताप, सूर्यातप, जो भी वर्ड आपको मिलेगा तो आप इसको क्या यूज कर सकते हैं, इंसोलेशन। अब इंसोलेशन का मतलब क्या है, यहां पर क्या है, ये IN, ये 3 वर्ड से मिलकर एक छोटा वर्ड बना है। क्या है, 3 वर्ड से मिलकर क्या एक छोटा वर्ड बना है, ये कहलाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ठीक है, यानी आने वाली या पृथ्वी पर गिरने वाली जो सौर विकिरण होती है। ठीक है, रेडिएशन का मतलब विकिरण, सोलर का मतलब सौर, आगमी यानी आने वाली गिरने वाली जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, उसको कह देते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, इस वर्ड का ये 3 टर्म्स का एक छोटा वर्ड बना दिया गया है, इंसोलेशन। इंसोलेशन, सूर्यतप, क्या कह दिया आपने, सूर्यतप कह दिया। और क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि क्या है कि अर्थ में जो भी एनर्जी आज मिल रही है, हीट मिल रही है, वट एवर इट इज, वो क्या है, सन से आ रही है। क्या आ रही है, वो सन से ही आ रही है। सन से ही हमें क्या है, एनर्जी मिल रही है, और जो भी काम हमारा होता है वो सन एनर्जी से ही होता है। अगर सन एनर्जी ना हो तो एक्चुअली क्या है कि सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। हो सकता है लाइफ को भी क्या है, लाइफ भी नहीं रहेगी अगर सन की एनर्जी ना हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो किसी भी तरह से क्या है, प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सारी एनर्जी कहां से मिल रही है आपके पास में, सन से मिल रही है। क्या से मिल रही है, सन से मिल रही है। अब बात उठती है कि जो इंसोलेशन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं, उसको क्या कहते हैं हम, सन, वो कहते हैं इंसोलेशन कह दिया। ठीक है, अब यहां 2 चीजें आती है, एक तो आता है हीट बजट। ठीक है, यानी ऊष्मा बजट, पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि जो इंसोलेशन है वो किन कारकों पर निर्भर करती है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर क्या है, इंसोलेशन डिपेंड करता है। क्या इंसोलेशन डिपेंड करता है, मींस सन की एनर्जी कितनी अर्थ तक पहुंचेगी या अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगी, कितनी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में रुक जाएगी, ये किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास में क्या है, सबसे पहला, अब आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, पहला कोई वर्ड लिख सकते हैं, दूसरा कोई फैक्टर लिख सकते हैं, तो हम हमारे तरीके से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा लेंथ ऑफ डे। ठीक है, लेंथ ऑफ डे का मतलब जो दिन है उसकी
वो कितना लंबा है या छोटा है। क्या है, लेंथ ऑफ डे लंबा है या छोटा है, ठीक है। और अगर लेंथ ऑफ डे का टाइम लंबा होता है, यानी ज्यादा घंटे तक क्या है सूर्य विकिरण हो, क्या सोलर रेडिएशन हो, तो उस कंडीशन में क्या है, अब यहां के लिख सकते हैं ग्रेटर द लेंथ ऑफ डे greater is insulation। ठीक है, ग्रेटर इज इंसुलेशन, ठीक है। मतलब अगर दिन लंबा है तो इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर दिन छोटा है तो इंसुलेशन क्या होगा, कम होगा। इसका एग्जांपल मिलता है समर और विंटर में, समर एंड विंटर। क्लियर, समर और विंटर में इसका एग्जांपल मिलता है। समर में इंसुलेशन ज्यादा होता है और विंटर में इंसुलेशन क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। विंटर में इंसुलेशन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। यानी समर में गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है और विंटर में गर्मी थोड़ी क्या होती है, कम होती है। और दूसरा जो फैक्टर आता है, ठीक है, वो आता है कि सन रेज किस तरह की है, सूर्य का जो किरणें हैं वो किस तरह पृथ्वी पर आ रही हैं। वो डायरेक्ट आ रही हैं, यानी सीधी हैं, या फिर ऑब्लिक है, यानी तिरछी है, ठीक है। तिरछी है, सीधी नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी क्या है, इंसोलेशन डिपेंड करता है कि भी अगर सनराइज डायरेक्ट होंगी तो इंसोलेशन यानी सूर्य तप जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर सनराइज ऑब्लिक हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंसोलेशन होगा वो कम होगा। इसका एग्जांपल आ जाता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। यानी सुबह और शाम को जो सूर्य का इंसोलेशन होता है, सूर्य तप होता है, वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जो रेज होती हैं वो तिरछी होती हैं, क्या होती है, डायरेक्ट नहीं होती। और अगर यही हम आफ्टरनून की बात कर लें, ठीक है, यही क्या है, हम आफ्टरनून की बात कर लें, किसकी बात कर लें, आफ्टरनून की बात कर लें, तो आफ्टरनून पे जो सनरेज होती हैं, यानी दोपहर के वक्त जो सनरेज होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। इस वक्त आफ्टरनून में क्या है, इंसोलेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा यहां पर क्या है, इंसोलेशन क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, लेस होगा इंसोलेशन, यानी इंसोलेशन कम होगा। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर काम करता है कि सन रेज किस तरह की है। तो दो फैक्टर्स हमारे पास में ये आ गए। अब दूसरी जो चीज आती है वो आता है जो एटमॉस्फेयर है, यानी वातावरण जो है, ठीक है, जो वायुमंडल है, वातावरण है, जो भी है, ठीक है, वो क्लियर है, ठीक है। अगर वो वायुमंडल क्लियर होता है, वातावरण क्लियर होता है, वहां पर कोई भी क्या है, बादल नहीं है, ठीक है, क्लाउड्स नहीं है, कोई भी पोल्यूशन नहीं है, किसी भी तरह का क्या है, कोई फॉग नहीं है, कोई मिस्ट नहीं है, और नहीं है, ठीक है, कोहरा नहीं है, मींस सन रेज, यानी जो सन रेज है, ठीक है, उनके लिए किसी भी तरह का क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, उनके लिए किसी भी तरह का अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्लियर है, तो अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो इंसोलेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज ग्रेटर। क्लियर, इंसोलेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। मतलब सूर्य का जो ताप है या सूर्य की एनर्जी है वो ज्यादा पहुंचेगी। और अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं है, बादलों का बादल हैं और हैं, तो उस कंडीशन में जो इंसोलेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी लेस, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, एक हमने ये पढ़ लिया, एक अब ये तीन फैक्टर, अब मैंने आपसे कहा किसी बुक में ये फैक्टर पहले मिलेगा, किसी बुक में फैक्टर बाद में मिलेगा, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आती है वो है चौथा फैक्टर जो है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्थ जो है, मान लीजिए ये सन है, और अर्थ जो है वो क्या करती है, इलिप्टिकली मूव करती है।
क्या करती है, इलिप्टिकली क्या करती है, मूव करती है, सर्कुलर मूव नहीं कर रही है। क्या है, सर्कुलर मूव नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, इलिप्टिकली मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से अगर हम देखें, बनाएं डायग्राम को, ठीक है, अगर ये बीच में सन है तो वो क्या है, इस तरह से मूव कर रही है आपके पास में, इलिप्टिकली क्या है, मूव कर रही है। अगर ये सन है तो यहां पर अगर अपने अर्थ बना ली, ठीक है, तो ये क्या, इलिप्टिकल मूव कर रही है। तो अगर सर्कुलर होती, क्या है, अगर ये मूवमेंट, रिवोल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं, परिक्रमा का जो हम कह रहे हैं, परिक्रमण जो हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रही है, अगर ये सर्कुलर होता, ठीक है, प्योरली सर्कुलर होता, तो इसका कोई भी इंपैक्ट इंसुलेशन पे नहीं होने वाला था, क्योंकि सन से अर्थ की दूरी क्या है, हमेशा सेम रहती, चाहे आप किसी भी मंथ में ले लेते या और कर लेते। लेकिन क्योंकि ये इलिप्टिकल है, ठीक है, इलिप्टिकल है, इस तरह से मूव कर रहा है, इसलिए क्या है कि अर्थ जो है किसी कंडीशन में क्या है, सन के बिल्कुल क्या है, पास में होती है, नियरेस्ट टू सन। ठीक है, अब नियरेस्ट टू सन को बोलते हैं हम पेरिहिलियन। क्लियर, क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। क्या बोलते हैं हमें, पेरिहिलियन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपसौर, हिंदी में क्या कह देते हैं इसे, अपसौर कह देते हैं। और फारदेस्ट यानी सबसे दूरी पर है तो उसको बोलते हैं एफिलियन। क्लियर है, उसको हमने क्या कह दिया, एफिलियन। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं हम क्या कह दिया हमने, उपसौर। क्या कह दिया, उपसौर। तो ये दो कंडीशंस ये होती हैं। अब जब सन के नजदीक पृथ्वी होगी, अर्थ होगी, तो इंसोलेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जब वो दूर होगी तो इंसोलेशन क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। क्लियर है, तो ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडीशन आती है नियरेस्ट टू द सन, ये आती है जनवरी में, और ये जो कंडीशन आती है ये आती है आपके पास जुलाई में। क्लियर है, ये आती है आपके पास जुलाई में। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कंडीशन जुलाई में है तो हमारे यहां जुलाई में गर्मी क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज सो। और ये कंडीशन अगर जनवरी में है तो हमारे यहाँ जनवरी में सर्दी क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो वो इसका कारण ये है कि इन कंडीशंस पे क्या है, यहां पर और यहां पर, ठीक है, जो अर्थ जो हम जिसको हम बोल रहे हैं हेमिस्फेयर और गोलार्ध जो होता है, ठीक है, वो क्या है, उसकी पोजीशन के कारण क्या है, ये इफेक्ट नहीं करते। क्या है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं कि गर्मी कब किस गोलार्ध में पड़ेगी और किस गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी। ठीक है, जब वो गोलार्ध या जो हेमिस्फेयर डायरेक्टली सन के इंपैक्ट में होता है, सीधे सन रेज की तरफ होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, वहां पर क्या समर सीजन होगा, और अगर वो सन के ऑब्लिक है तो वहां पर क्या है, विंटर सीजन होगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो सन के नजदीक है या सन से क्या है, दूर है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, ठीक है, इस वक्त क्या है कि जनवरी में जो है सन जो होता है या अर्थ जो होती है, क्या होती है, नियरेस्ट टू सन है। क्लियर है, नियरेस्ट टू सन है। ठीक है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक है पृथ्वी। क्या, इसलिए क्या है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, उसके अंदर क्या है, क्योंकि जब वहां समर है और पृथ्वी, पहली बात तो क्या है, वहां समर सीजन है, डायरेक्टली क्या है, सन की रेज किस पे पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है, किस पे, दक्षिणी गोलार्ध पे। और दूसरा, पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के सबसे नजदीक आ रही है उस वक्त, जब जो हमने डेट बताई है उस वक्त। तो इस कारण से क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो करीबन 7% के आसपास क्या है, वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है अगर हम उत्तरी गोलार्ध से कंपैरिजन करें या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से कंपैरिजन करें। ठीक है, इसी तरह से जब विंटर सीजन होता है,
ठीक है, क्या जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, जो विंटर सीजन आएगा आपके पास, अब जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर सीजन होगी। क्यों? और उस विंटर सीजन के वक्त, क्योंकि अर्थ जो है वो सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, फारदेस्ट है, तो इसलिए वहां पर सर्दी भी क्या है, 7% के लगभग क्या है, एक्स्ट्रा पड़ती है। क्या पड़ती है? एक्स्ट्रा पड़ती है। तो ये भी क्या है, ये इंसोलेशन का इंपैक्ट है। दिस इज इंपैक्ट ऑफ इंसोलेशन। किसका? इंसोलेशन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दिस अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से कितनी दूरी पर है और कितने पास में है। तो इस तरह से क्या है, ये चीज आपके पास में आ जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये किससे रिलेट कर रहा था आपके पास में? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, अब एक जो चीज नई आ जाती है आपके पास में, वो आता है कि जो कोई भी प्लेस या स्थान है वो अर्थ पर किस पोजीशन में है। क्या? किस पोजीशन में है, मींस उसका लैटिट्यूड कौन सा है। ठीक है, लैटिट्यूड कौन सा है। ठीक है, जिसको हम अक्षांश रेखा कह रहे हैं। क्या है? अक्षांश रेखा कह रहे हैं। जैसे अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर, जो सेंटर से निकल रहा है इक्वेटर है, 0 डिग्री है आपके पास में। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा बोल रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, लैटिट्यूड्स क्या है, बढ़ते जाएंगे। क्या है? लैटिट्यूड्स इंक्रीज करते जाएंगे। लैटिट्यूड्स का नंबर जो होगा, या अक्षांश जिसको हम बोल रहे हैं, उसका नंबर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे जैसे आप दोनों तरफ जाएंगे, क्या है, जैसे जैसे आप दोनों तरफ मूव करेंगे, इधर से उधर और उधर से उधर, तो सन की जो डायरेक्ट रेज होती है, ठीक है, वो क्या है, उनमें कमी आने लग जाती है। क्या हो जाती है? कमी आने लग जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनमें क्या है, आपको कमी आनी शुरू हो जाती है। और सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं, सीधी रेज या डायरेक्ट रेज होती हैं, वो जो पड़ती हैं वो सिर्फ 3 जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में ही पड़ती है। वो लैटिट्यूड्स कौन से हैं आपके पास में? दिस इज इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर। क्लियर? और इसको हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा, यानी धरती के मध्य की रेखा। ये क्या है? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। इसको क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कभी हिंदी मेरे दिमाग में भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह रहे हैं। ये क्या है? 23 डिग्री साउथ, यानी दक्षिण का जो अक्षांश है वो है। और ये जो है 23 डिग्री नॉर्थ, पूर्व का, सॉरी, उत्तर का अक्षांश है। ठीक है, उत्तर का अक्षांश है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की डायरेक्ट रेस, क्या है, सन की डायरेक्ट रेस केवल इन 3 पर ही पड़ती है। यानी सन डायरेक्ट जो होगा, सीधे तौर पर होगा, वो इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में मूव करता है। ठीक है, या हम ये कह लें कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, ड्यू टू रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, जो इंक्लिनेशन है उसकी वजह से क्या है, इंक्लिनेशन की वजह से जो डायरेक्ट रेज होंगी सन की, वो केवल इन लैटिट्यूड्स के बीच में ही रहेंगी। यहां पर और यहां पर क्या है, डायरेक्ट रेज सन की नहीं पड़ती हैं। तो उसका भी क्या है, क्योंकि हमने कहा, दूसरी बात क्या कही कि अगर सन की रेज डायरेक्ट हैं तो इंसोलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और सन की रेज अगर ऑब्लिक है तो इंसोलेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहां तक जाते जाते हैं, ऊपर जाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है, तो सन की जो रेज होंगी वो डायरेक्ट रेज क्या है, कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आप साउथ में मूव करेंगे या दक्षिण में मूव करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो सन की रेज क्या होगी, डायरेक्ट जो सीधी पड़ रही है वो भी क्या होगी, कम। मींस जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, ये क्या है, ध्रुव, दीज आर पोल्स। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, क्या है, ये पोल्स हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसोलेशन कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो इंसोलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ना लग जाएगा। अब एक
इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर जो है हालांकि क्या है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ सन आर इंसिडेंट ऑन इक्वेटर। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि डायरेक्टली सन कहां रहता है, ठीक है, सन कहां रहता है, तो वो कहां रहता है, इक्वेटर पे रहता है। कहां रहता है, इक्वेटर पे रहता है ज्यादा दिनों तक। ठीक है, यानी सन की डायरेक्ट रेज अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा, अगर हम पूरे साल भर का कंपैरिजन करें तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर ही गिरती हैं। क्या, भूमध्य रेखा पर ही रहती हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर इंसोलेशन जो होता है, अगर हम दोनों तरफ ऊपर निकलेंगे, क्या ट्रॉपिक्स तक मूव करेंगे, तो इक्वेटर पर जो इंसोलेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए ये आपने इक्वेटर लिया, ठीक है, ये इक्वेटर लिया, तो यहां पर क्या है कि यहां पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन नहीं हो रहा है। क्या है, सूर्य तप यहां नहीं हो रहा है। सूर्य तप क्या है, इसके थोड़ा इस तरफ और इसके थोड़ा इस तरफ होता है। क्या है, 5 या 10 डिग्री जो आप लैटिट्यूड यहां लेंगे या 5-10 डिग्री लैटिट्यूड क्या है यहां लेंगे, यहां पर क्या है सबसे ज्यादा क्या होता है, इंसोलेशन होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है। क्यों, व्हाई इट इज सो, क्योंकि हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सन की डायरेक्ट रेज ही काम नहीं करती हैं। मान लीजिए भयंकर गर्मी में, क्या है, भयंकर गर्मी में किसी भी तरीके से क्लाउड बन जाए, क्या है, क्लाउड बन जाए या बादल बन जाए, तो उस कंडीशन पे सन की रेज क्या होंगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो वो धरती तक नहीं पहुंचेंगी, वो इंसोलेशन वहां तक नहीं आएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि एटमॉस्फेयर इक्वेटर पे क्या है उतना क्लियर नहीं होता। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है, रेगुलर बारिश होती रहती है। क्या होती है, इक्वेटर के भूमध्य रेखा के आसपास क्या है, रेगुलर बारिश होती रहती है। उसकी वजह से क्या है कि वहां क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, वहां और दूसरी चीजों का फॉर्मेशन होता है, जिससे एटमॉस्फेयर पूरी तरह क्लियर नहीं होता। क्लियर है, एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी तरीके से क्या है, क्लियर नहीं होता है। इसलिए इक्वेटर पर जो है वो मैक्सिमम डायरेक्ट सनराइज होने के बावजूद भी इंसोलेशन क्या है, कम होता है। थोड़ा अगर हम ट्रॉपिक्स की तरफ जाएंगे उसके कंपैरिजन में, क्या है, उसके कंपैरिजन में क्या है, सनराइज जो इंसोलेशन है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास आ जाती है जब हम इंसोलेशन की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन कम हो रहा है, ठीक है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इंसोलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या सूर्य तप जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर जो है यानी भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे अधिक इंसोलेशन नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या है, हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ी, किसके बारे में, इंसोलेशन के बारे में। ठीक है, और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर को क्या है या इसी टॉपिक को क्या है आगे डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे और आगे के फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, और जो आगे का पॉइंट ऑफ जो सब्जेक्ट के मैटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो मैं आपको फिर से कह दूं, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लो रहेंगे, क्या रहेंगे, थोड़ा सा स्लो रहेंगे, तो आप ताकि आप अकस्टम्ड हो जाएं, और जैसे ही 8-10 दिन हो जाएंगे, 8-10 वीडियो हो जाएंगे, तो हम क्या है थोड़ा अपने स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वी विल कवर दिस थ्रेड बेयर, अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो, कवर हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।